हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। आप मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स एक वेटेज रखता है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स का जानना, उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको अभी ऐसी ट्रिक्स और इतने नॉलेजेबल तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको अपने करंट अफेयर्स बार बार शायद रिवाइज करने की जरूरत भी ना पड़े, अगर आप इस पीपीटी को, इस वीडियो को एक बार पूरी तरीके से देख लेते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और हम आपको आगे की नॉलेज देते रहेंगे। तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। कुछ करंट अफेयर्स हम आज कवर करेंगे, कुछ करंट अफेयर आपको आने वाली वीडियोस में मिलते जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा और डिटेल्ड नॉलेज आपको दे दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर। आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला टॉपिक है रेनाती चोला एरा। अब एरा इधर क्या है? युग। एरा मतलब युग। तो अब जब आप ये टॉपिक सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप पीपीटी जब मैं पढ़ूँ तो आपको उसमें समझ में आता रहे। तो बेसिकली रेनाती चोला एरा जो है हिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि हमें आंध्र प्रदेश में एक शिलालेख मिला है जो कि लाया गया है, ढूंढा गया है किनके द्वारा? एएसआई के द्वारा ढूंढा गया है। कहाँ मिला है? हमें आंध्र प्रदेश में मिला है। और इस शिलालेख की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इस एरा का है, रेनाती चोला एरा का शिलालेख है। अब इसे आप याद कैसे रख सकते हैं कि ये एक तो सबसे पहली चीज, ढूंढा किसके द्वारा गया है, खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी एएसआई के द्वारा। और कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। तो ए फॉर एएसआई, ए फॉर आंध्र प्रदेश। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिला है? ये कटप्पा डिस्ट्रिक्ट से ये मिला है। आगे चलते हैं और आप इस फोटो को देख सकते हैं कि एक शिलालेख है जिसके ऊपर अलग अलग तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब जैसे मैंने बताया कि एक एरा से मिलता है, तो ये कौन से एरा से मिला है? 8th सेंचुरी एडी से ये मिला है। इस शिलालेख की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसे तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है, ना कि संस्कृत लैंग्वेज में। और ये पहला शिलालेख है जिसे तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है। बाकी शिलालेख आपको जो भी मिलेंगे या तो संस्कृत लैंग्वेज में होंगे या किसी और लैंग्वेज में लिखे होंगे जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तेलुगु इसकी लैंग्वेज है। शिलालेख पे जो लिखा हुआ है, जो लिखा है वो तेलुगु लैंग्वेज से लिखा है। अब दूसरी चीज आ जाती है, ये शब्द आप देख रहे हैं मैट्रस। मैट्रस क्या है? अब शिलालेख में लिखा क्या हुआ है? शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि इतना जमीन दी जाएगी, लैंड दिया जाएगा किसको? एक ब्राह्मण प्रीस्ट को। शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैट्रस क्या है? जैसे कि हम आज की तारीख में जब किसी जमीन को नापते हैं तो हम गज, एकड़ इस तरीके से नापते हैं। उस समय में कौन से एरा में? 8th सेंचुरी। किसका एरा था वो? रेनाती चोलास का एरा। जो चोला डेंसिटी, पानवा डेंसिटी, साउथ साइड में डेंसिटीज होती थी, उनकी साइड से ये आता है। तो उस समय की जो मेजरिंग यूनिट थी उसे कहते हैं मैट्रस। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कि मैट्रस क्या है? मेजरिंग यूनिट है मैट्रस। किसके लिए मेजरिंग यूनिट है? जमीन की मेजरिंग यूनिट है मैट्रस। किस एरा की है? 8th सेंचुरी के एरा की है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा रेनाती चोलास के बारे में जान लेते हैं कि रेनाती चोलास थे क्या, कौन थे और वो क्या करते थे। रेनाती चोलास के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, चोलास के बारे में जानना ये जरूरी है कि जो हमारी नेविगेशन होती है, जो शिप, जहाज वाली चीजें होती हैं, ये उनके माहिर थे। उनकी उस काम में इन लोगों की पकड़ बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। अब जैसे कि बस में देखेंगे कि रेनाती चोलास को हम चोलास ऑफ रेनुडा भी बोलते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। इनके जो सबसे पुराने फैमिली मेंबर हैं उनका नाम था नंदीवर्मन, जो 500 AD के थे। सेकेंड चीज है कि ये हमारे कराइकल चोलास डेंसिटी से आते हैं, जो किंग थे वो इधर से बिलोंग करते थे। और जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन है, इंस्क्रिप्शन है, वो संस्कृत में नहीं लिखी गई थी, नॉट इन संस्कृत। ये आप याद रखेंगे। जो इनका इंस्क्रिप्शन था वो तेलुगु लैंग्वेज में किया गया था। जो आपको शिलालेख मिला है इसीलिए वो तेलुगु लैंग्वेज का है। क्लियर है? अब आप ये एक और चीज देखें, मैंने आपसे कहा नेवी में बहुत माहिर थे, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? जो आप ये देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, जो आपका DST है, ये लॉन्च कर रहा है। क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है? प्रोजेक्ट डिजिटल पूमपुरा।
ये अब पोमपुरा जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कहाँ बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में, और ये क्या बनाएगा, एक पोर्ट बनाएगा, ठीक है, पोर्ट, चोला डेंसिटी पोर्ट सिटी पोमपुरा में इन तमिलनाडु, ये पोर्ट बनाया जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें क्वेश्चंस क्या क्या याद रखने हैं आप, कि इनका दूसरा नाम क्या है, चोलाज ऑफ रेनोडा, कौन सी सेंचुरी से थे ये, 8th सेंचुरी से हैं ये। दूसरी चीज, सबसे पहले इनके नंदी वर्मन, इनका नाम आप याद रखेंगे। दूसरी चीज है यहाँ पे कराइकल चोला डेंसिटी आती है। संस्कृत का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे थे, तेलुगु लैंग्वेज इनका मेन लैंग्वेज था जो इस्तेमाल किया जाता था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पोर्ट बना रहे तमिलनाडु में, वो किस डेंसिटी के या हमारी हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के कौन से पार्ट में आता है, या मेडिवल हिस्ट्री के कौन से पार्ट में आता है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि वो चोलास के टाइम का है और उस पोर्ट को कहाँ बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एग्रीओटा। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा एग्री, कि ये किसी खेती की चीज से, एग्रीकल्चर से लेके बात हो रही है, ठीक है, एग्रीओटा। अब ये खेती से रिलेटेड ही बात है। ये एक ई प्लेटफॉर्म बनाया गया है बाय द यूएई, दुबई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि हमारे इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली अपना सामान सेल कर सकते हैं इंटरनेशनली, कि इनको यूएई की गवर्नमेंट को, यूएई के जितने भी, गवर्नमेंट को नहीं, यूएई के जितने भी हमारे फूड इंडस्ट्री वाले हैं, जितने भी होलसेल वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, वो डायरेक्टली हमारे यहाँ से, हमारे रूरल फार्मर से हमारा सामान ले जा सकते हैं। और उसे रूरल्स को क्या फायदा होगा, उन्हें ज़्यादा कीमत मिलेगी अपने सामान की, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बॉडी से डील करने वाले हैं। दूसरी चीज, इसमें जो इंटरनेशनल बॉडी है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेके जाएगा, जो हमारा जो भी खेती बाड़ी होती है वो सामान लेके जाएंगे, तो उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, ठीक है। तो इससे उनके जो ग्लोबल इंडेक्स है वो बढ़ेगा, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स होता है वो बेहतर होगा, किसका, यूएई का। और हमारा क्या फायदा होगा, हमारे रूरल लोगों को पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो जितने भी इंटरमीडिएट स्टेज में, जितने भी हमारे यहाँ पे जो भी लोग होते थे जो सामान लेते थे उसके अंदर अपने कॉस्ट ऐड करते थे, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं करते थे किसी भी प्रोडक्ट में, कोई बेहतरीन चीज नहीं ऐड करते थे प्रोडक्ट में, उनके लिए नुकसानदायक होगा थोड़ा सा। पर हमारे रूरल फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके लिए, कि एग्रीगोटा जो है आपका, ये लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किसने किया है, यूएई ने। जो यूएई की गवर्नमेंट है इन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। लॉन्च किया किसके लिए गया है, रूरल फार्मर्स के लिए, इंडिया के जो हमारे रूरल फार्मर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। अब ये क्या करेगा, जो गैप है बिटवीन मिलियन ऑफ रूरल फार्मर्स इन इंडिया एंड द गल्फ नेशन फूड इंडस्ट्री, मैंने कहा यूएई, तो गल्फ नेशन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है, जो हमारे यहाँ के लोग उनसे डायरेक्टली मिल नहीं पाते हैं, तो उस गैप को कम करेगा। एक तरीके से एक पुल बना दिया गया है, यहाँ से लेके वहां तक का ई पुल, बेसिकली ई मार्केट फॉर्मेट है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि ई मार्केट प्लेटफॉर्म है ये। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे, किसने लॉन्च किया, यूएई गवर्नमेंट ने। एग्रीगोटा है क्या, ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए है, ये फूड इंडस्ट्री के लिए है, ठीक है। किन दो लोगों के बीच में काम किया जाएगा, जो हमारे रूरल फार्मर्स हैं और जो हमारी गल्फ नेशन की फूड इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में काम होगा। एग्रीगोटा समझ में आया अभी तक? आगे देखो, अब जो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब एग्रीगोटा के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एजेंडा रहा है डिजिटल इंडिया का, तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और अभी हमारा फार्म बिल भी आया है, तो आप उसमें भी देखेंगे कि इससे फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, जबकि फार्म बिल और ये रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फार्मर्स के लिए काम किया जा रहा है। और जब भी, मैं एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जैसे कि आप अब ये न्यूज़ पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है, तो जैसे ही आप फार्मर्स की कोई और न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको रिकॉल करना है कि आपने एग्रीगोटा भी रिलेटेड टू फार्मर्स पढ़ा था। दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर द न्यूज़, ठीक है। अगर आप एक न्यूज़ अभी पढ़ रहे हो और अगले वीडियो देखोगे तो उसमें आप कहोगे कि अब आपको वो 5 न्यूज़ याद हैं, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर की न्यूज़ आती है और आप वापस दूसरे वाली चीज़ रिकॉल करते हो कि आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी पहले कौन सी वाली वीडियो देखी थी, तब देखिएगा कि आप अपने परफॉर्मेंस में कितना बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को रिकॉल कर चुके हो और याद कर चुके हो। अब हमने फार्मर्स के ऊपर एक न्यूज़ पढ़ी है, अब आप ये याद रखिएगा, जब सितंबर फिनिश हो जाएगा हम कैलकुलेट कर देंगे कि फार्मर्स के ऊपर कितनी न्यूज़ पढ़ी गई थी, ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आपको पूरी तरीके से चीज़ें याद रहे।
अब ये क्या है, लास्ट माइल वेरिएशन होगा फॉर द एक्सटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है कि ये तो एक तो ब्रिज गैप करेगा बीच में, और ब्लॉकचेन हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा यहाँ पे ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, एक्सटेंशन होगा। अब इससे मैंने आपको बताया था यूएई को अच्छा मौका मिलेगा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आने का, तो आप देख सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट होगा यूएई का ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंडेक्स में। दूसरी चीज देखते हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स है क्या और क्यों आया है। ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि इसको डील करती है, एनुअली इसको मैनेज करती है और रिपोर्ट्स निकालती है। ये इकोनॉमिक्स का एक यूनिट मान लीजिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स को बताती है। अभी जो डेटा है हमारे पास, ये 2019 का डेटा है, जिसमें इंडिया को 72 रैंक मिला है और सिंगापुर को फर्स्ट रैंक मिला है आउट ऑफ 113 कंट्रीज। इतनी कंट्रीज में से इंडिया 72 रैंक पे आता है और सिंगापुर पहली रैंक पे आता है। ये 2019 का डेटा है, ये आप याद रखेंगे। अब फूड सिक्योरिटी जो है उनके काम क्या क्या हैं, ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो आप हर सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, और न्यूज़ में भी इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल हमारे 17 होते हैं, ठीक है। अब जो फूड सिक्योरिटी है वो उन कुछ चुनिंदों पे काम करेगा, जैसे कि गोल 1 पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गोल 2 क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जितना उगाया जाए, जितना कंज्यूम कर रहे हैं हम और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर काम होगा। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के चेंज, क्लाइमेट को अच्छा बेहतर करने के लिए लाइफ एंड लैंड के ऊपर काम करेगा। तो ग्लोबल जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सिक्योरिटी इंडेक्स, वो किन क्षेत्रों में फोकस करता है ये आपको याद रखना है। अगर उन्होंने बदल के एक की जगह बदल के सैनिटाइजेशन दे दिया तो आपको इसीलिए याद रखना जरूरी है। अगर आपने ये 6 याद कर लिए तो आपको फर्दर कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा आगे है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब ये रिपोर्ट है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, जिसे कौन देता है, हमारा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये लॉन्च की जाती है। इस रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा कि रूरल पॉपुलेशन हमारी इतनी है वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, एंड 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिमेन एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताता है कि रूरल पॉपुलेशन के बारे में और हमारी पॉवर्टी के बारे में बताया जाता है। रूरल रिवाइटलाइजेशन, रूरल रिवाइटलाइजेशन बेसिकली क्या है आपके लिए कि आपको माल न्यूट्रिशन और हंगर को खत्म करने के लिए अभी के लिए स्टेप लेना है, और एक सस्टेनेबल ग्रोथ है हमारे रूरल एरिया में, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए रूरल रिवाइटलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न नीड ऑफ द आवर, हम दिन भर जैसे बनाते हैं, जितना खाना खाते हैं फिर फेंक देते हैं, आप उतना ही बनाएं जितना आपको कंज्यूम करना है, ताकि आप फूड को सेव करें और हमारे यहाँ पे पॉवर्टी और हंगर जैसी परेशानियाँ ना हो, क्योंकि हमें पता होता है हमारी बॉडी को कितना फूड की ज़रूरत है। आप अननेसेसरी फूड बनाने के लिए जस्ट टू टेस्ट उसे वेस्ट ना करें, आप खाएं, पेट भर के खाएं, लेकिन उतना ही बनाएं जितना कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि हंगर जैसे इशू को खत्म कर दिया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कंडमाला हल्दी। अब हल्दी हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने से, जैसे हमारी दादी भी बताती थी कि अगर कभी चोट लग जाए तो हल्दी लगा लेनी चाहिए, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं हल्दी के अंदर जो आपका ब्लीडिंग बंद कर देती है। ठीक है, अब कंडमाला हल्दी जो है बेसिकली ये उड़ीसा में मिली है। ये हल्दी उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिली है? कंडमाला में ही कल्टीवेट की जाती है, मतलब कंडमाला में ही ये हल्दी उगती है। अब मैं इस हल्दी से रिलेटेड आपको बता देती हूँ, फिर हम स्लाइड के गो थ्रू करेंगे। इस हल्दी का बेसिकली एजेंडा क्या है? इसको जीआई टैग मिला है। अभी जीआई टैग मिला है तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। उड़ीसा की ये हल्दी है, इसको टोटली ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, बिना किसी पेस्टिसाइड्स, बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के, इसलिए ये हल्दी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। दूसरी चीज़, ये सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज में भी उगाई जा सकती है। जैसे अगर क्लाइमेट खराब भी है, बिल्कुल ही खराब क्लाइमेट हो गया है, बारिश आ गई है बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट बिल्कुल ही मतलब खराब समझ लीजिए, उस क्लाइमेट में भी ये हल्दी आराम से उगाई जा सकती है। तो मतलब ये हर क्लाइमेट के लिए सुटेबल है। ठीक
ठीक है, अब हम स्लाइड देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, कंडमाला हल्दी कहाँ की है, उड़ीसा की है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, कंडमाला डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहाँ ये कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने कहा कि हल्दी को अगर हम कहीं पे लगा लेते हैं, अगर कोई कट लग गया है, आपने वहाँ हल्दी लगा ली तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप एकदम से उसे लगाएंगे और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चला जाएगा, मैजिक नहीं होगा, बस ब्लीडिंग बंद होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है और आपके लिए इस स्लाइड में इतना ही है कि, और ये स्पाइस है, जैसे कि हम सब जानते हैं टर्मरिक कहते हैं हल्दी को। आगे चलते हैं। अब इसको जीआई टैग मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीआई टैग मिल गया है कंडमाला हल्दी को। अब इधर आप एक चीज याद रखिएगा कि जैसे हमने यहाँ जीआई टैग पढ़ा, अभी आप ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ जीआई टैग का पहला टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन हम आपको फर्दर स्लाइड्स में जीआई टैग और भी पढ़ाएंगे। तो आपको याद कैसे रखने हैं कि जब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको जीआई टैग पढ़ाऊंगी तो आपको ये वाला खुद ही रिकॉल करना है, खुद से याद करना है कि आपने पहले क्या पढ़ा था मेरे साथ, ताकि आपको ध्यान रहे कि कितने जीआई टैग मिले हैं अभी तक। ठीक है, ये तरीका होता है याद रखने का चीज़ें। अगर आप रिकॉल करके थोड़ा सा जोर नहीं डालोगे अपने दिमाग में तो याद नहीं रहेगा। आप ये 6-7 टॉपिक ही याद रख पाओगे जो हम आपको एक वीडियो में प्रेजेंट करके दे रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि आप साथ जुड़े रहें, और आप जब साथ में जुड़े रहेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को। आगे चलते हैं। अब जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है हमें पता है कि उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है। इसकी यूनिक क्वालिटी हम देख चुके हैं कि किसी भी एनवायरनमेंट में कल्टीवेट की जा सकती है, उगाई जा सकती है। और दूसरी चीज़ ये मेडिकल प्रॉपर्टी रखती है, ये ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स के बिना बनाई जाती है। ऑर्गेनिक से अब एक बात क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा कि इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सी है। ठीक है, इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट है। अब इसका क्या है, कंडमाला हल्दी को क्लास 30 टाइप में डाला गया है। अब ये आप याद रखेंगे, अगर आ जाता है कौन से टाइप की है तो क्लास 30 टाइप में डाला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चानापट्टन टॉयज। अब ये क्या है कि आप ये टॉयज देख पा रहे हो, ये लकड़ी के बने हुए टॉयज हैं। ठीक है, अभी जो लकड़ी के बने हुए टॉयज हैं ये कहाँ बनते हैं, कर्नाटका में बन रहे हैं, जिसके लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है अपना बिजनेस को आगे ले जाना ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू दिस वायरस क्राइसिस। इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जो कि कहाँ की कंपनी है, कर्नाटका की कंपनी है। और जो सबसे ज़्यादा वुडन टॉयज, सबसे ज़्यादा ही नहीं, यही वुडन टॉयज बनाते हैं। इन पे जो आप एक कलर देख रहे हो ये कोई पेंटेड वैसे वाले कलर्स नहीं है जिसमें केमिकल्स मिक्स हो, ये वेजिटेबल कलर्स हैं जो कि बहुत सेफ हैं, बच्चों के लिए बहुत सेफ है, बाकी लोगों के लिए भी। ठीक है, अभी वोकल फॉर लोकल क्या है, बूस्टिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्राइम मिनिस्टर ने दिया है ये वोकल फॉर लोकल। तो आप ये वर्ड याद रखेंगे, वोकल फॉर लोकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया है। किस लिए कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। किसकी मैन्युफैक्चरिंग को, टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग को। और वो कहाँ पे बनाएंगे, इंडिया की फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा कहाँ पे, कोपाला में। क्लियर है। अब ये जो है याद रखना है कि ये जो आपका टॉय इंडस्ट्री है ये सबसे पहले कहाँ है, कर्नाटका में है। और कर्नाटका के कौन सी जगह में है, कर्नाटका की कौन सी जगह में है, रामानगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। रामानगरा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहाँ पे ये टॉय फैक्ट्री है जहाँ पे वुड के टॉयज बनाए जाते हैं। इनके जो मल्टीनेशनल बायर्स भी हैं जो कि इनके टॉयज खरीदते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए, बेसिकली बिजनेस डील्स में जो गिफ्ट्स होते हैं उनके लिए भी इसे लिया जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, आप नाम देख सकते हो, ये इनके प्राइम कस्टमर्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो फिर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। 10% हमारा जो है डायरेक्ट सेल होता है और 90% ऑनलाइन सेलिंग होती है इन टॉयज की। क्लियर है। और इनको जीआई टैग मिला है, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ये टैग मिला है, जीआई टैग। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो आप याद रखें। कहाँ पे है, सबसे पहले कर्नाटका में प्रेजेंटली हमारे पास टॉय इंडस्ट्री है जो कहाँ पे है, रामानगरा में है, जिसे हमें अभी बहुत लॉस हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि वहाँ वर्कर्स काम करने नहीं आ पा रहे हैं और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ कम से कम 20 घर रहते होंगे और उन 20 के 20 में इतनी काबिलियत है कि वो ये टॉयज बना पाते हैं।
ठीक है। तो उनका जो घर का खर्च चलता है, जो घर चलता है, इन्हीं टॉयज़ के द्वारा चलता है। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी है और ये हमारे लिए सेफ़ है। जैसे कि ये हमारे लिए एक बिजनेस मॉडल भी बन सकता है, क्योंकि चाइना का जैसे अभी हम माल लेना बंद कर रहे हैं और जब हमारे पास ही इतना बेहतरीन सेफ सिक्योर खिलौने हैं बच्चों के लिए, तो हमें फिर प्लास्टिक के खिलौने यूज़ भी नहीं करने चाहिए। जब हमें पता है कि वेजिटेबल्स कलर्स यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल वुड यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें वुड भी एक पर्टिकुलर टाइप की यूज़ होती है, जैसे आपने सुना होगा हाथी दांत की लकड़ी जो होती है, हाथी दांत लकड़ी, वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, हाथी दांत की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम रीटा टिंक्टोरिया ट्री और इसे आले मारा भी कहते हैं, जो कि है हाथी दांत की लकड़ी। अब दूसरी चीज को जीआई टैग मिला है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 200 ईयर पुराने भी हैं, मतलब वो मैन्युफैक्चरर तब से ही काम करते आ रहे हैं। तो ये कब की है? हैदर अली और टीपू सुल्तान, मतलब 18th सेंचुरी, जिस समय हैदर अली और टीपू सुल्तान थे उस समय भी ये टॉयज बनते थे, इसी तरीके से बनते थे। और आज भी वो लोग उसी काम को, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे इस काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो हमें इस चीज को मोटिवेट करना चाहिए और हमारे प्रेसिडेंट ने वोकल फॉर लोकल इसको दिया है फॉर बूस्टिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग, और वो कहाँ बन रहा है ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक सबसे हैवी पक्षी है, उड़ने वाला। ठीक है, दूसरी चीज ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी कहलाता है। तीसरी चीज इसे जीआई टैग नहीं मिला है। इसमें क्या है कि ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। कहाँ रहता है ये? ड्राई ग्रासलैंड में रहता है। अब मैंने बोला कि ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और ये कहाँ रहेगा? ड्राई ग्रासलैंड में। तो आपको याद रखना है राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, ये वहां पाया जाता है मेनली। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे? ड्राई ग्रासलैंड, डेजर्ट है तो ड्राई रहेगा, और वहां क्या मिलता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। क्लियर है? और ये इंडिया के राजस्थान स्टेट में पाया जाता है और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। आप पिक्चर देख सकते हो, ये है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसका प्रोटेक्शन स्टेटस भी है। IUCN के अकॉर्डिंगली इसको रेड लिस्ट में डाला गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो हम डिनोट करते हैं बाय CR से डिनोट किया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब IUCN क्या है हमारा? इंटरनेशनल यूनाइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें क्या होगा, आपका IUCN जो है वो रेड लिस्ट देता है बेसिकली जितने भी आपके स्पीशीज हैं जो खत्म हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, या फिर वो गिनती में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से वो उन्हें एक कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसमें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। IUCN का काम ये है कि देखना कि कौन सी इंटरनेशनली, ये एक NGO है, इंटरनेशनल NGO है जिसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। तो ये क्या काम करते हैं बेसिकली कि कौन सी स्पीशी, कौन सा फोना फ्लोरा हमारा डेंजर में है, इंडेंजर्ड में है, किसको कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरी चीज आती है साइट्स। साइट्स क्या है? अपेंडिक्स 1, साइट में इसको अपेंडिक्स 1 मिला है। साइट अपेंडिक्स 1 क्या बताता है? साइट, जहां पे आपको साइट दिख जाए, ये है आपका ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। जितने भी आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके ट्रेड को रोकता है, मतलब जो भी इलीगल ट्रेड हो रहा है उसको रोकने का काम किसका है? साइट का है। ठीक है, प्रोटेक्शन देने का, बताने का कि किसको कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो IUCN देखता है। ट्रेड, इलीगल ट्रेड हो रहा है उसको साइट रोकता है, जिसमें उसको क्या मिला है? अपेंडिक्स 1, किसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में डाला गया है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है और इसको आप हंट नहीं कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आने का मतलब क्या है कि इस लॉ के दौरान, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको, जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनको एक प्रोटेक्शन दी गई है कि इनसे कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता, इन्हें कोई शूट नहीं कर सकता, इन्हें कोई पकड़ के नहीं रख सकता, कुछ नहीं कर सकता, आप इनको फ्री छोड़ा जाएगा।
और कहाँ का मिलता है? राजस्थान में मेन मिलता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे भी ये मिलेगा। एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है, तो राजस्थान का खुद का भी एक प्रोजेक्ट चलता है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसमें वो काम करता है इनकी ब्रीडिंग को लेके। इनकी ब्रीडिंग के लिए अलग जगह फेंसेस बना दी जाते हैं, अलग जगहें दे दी जाती है, एरिया दे दिया जाता है जहाँ इन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है और वहाँ और कोई एनिमल्स भी अलाउड नहीं होते हैं। तो ये राजस्थान पर्टिकुलरली काम कर रहा है विद दी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके इस चीज़ को आगे लेके जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो में सब समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। फर्दर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें। फर्दर अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।